हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 समुच्चय, जिसे इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज 1.1। बट इससे पहले इस चैप्टर का जितना बेस है उसे हम यहाँ पर आज समझ लेंगे, ताकि हम अच्छे से आने वाले एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। इससे पहले मैं चैप्टर 3 त्रिकोणमिति फलन का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत बेसिक से मैंने वहाँ पर हर चीज़ को, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको ज़रूरी था, वो सारे ही पॉइंट मैंने वहाँ पर बताए हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद करने में दिक्कत होती हैं, नहीं समझ में आता, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दे रखा है, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स के कंप्लीट सिलेबस को कवर करूँगी, जो कि यूपी बोर्ड के लिए है। वैसे तो एनसीईआरटी की जो बुक है सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए, बस लैंग्वेज का फ़र्क है, वो इंग्लिश में है और आपकी हिंदी में है बुक। हर एक पेज पर हर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बट यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर यूपी बोर्ड के लिए सोल्यूशन बनाना स्टार्ट किया है। और मैं क्लास 10th के लिए भी मैथ के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रही हूँ, तो आप चाहें तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ उन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समुच्चय क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि समुच्चय कहते किसे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने कभी भी अपने पहले की क्लास में समुच्चय के बारे में नहीं पढ़ा। तो समुच्चय है क्या? समुच्चय जो हम डेली लाइफ में बहुत सारी वस्तुएं या कोई व्यक्ति है या कोई भी सूचना है वो हमें मिलती है, और उसका जो हम संग्रह रखते हैं, मगर वो कैसा होगा? सूचीबद्ध होगा, तो उसे हम समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का सूचीबद्ध संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो हम ये समझ गए कि किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसका जो एक संग्रह है, कलेक्शन है, वो क्या है? वो समुच्चय है। मगर यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया गया है, सूचीबद्ध। इस सूचीबद्ध का क्या मतलब है? सूचीबद्ध का ये मतलब है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए कभी बदलेगा नहीं, मतलब पर्सन टू पर्सन ये चीज़ नहीं बदलने वाली। ये सभी के लिए क्या होगा? समान होगा। मीन्स आप किसी से भी पूछेंगे उस वस्तुओं के बारे में, उनका अगर आप एक संग्रह पूछेंगे तो हर एक व्यक्ति सेम आंसर आपको देगा, ये चेंज नहीं होगा। तब उस तरह के संग्रह को हम सूचीबद्ध संग्रह कहते हैं, और फिर उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो यही है समुच्चय की आपकी डेफिनेशन। इसको एग्जाम्पल से हम कैसे समझें? जैसे हमने कह दिया कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताओ। तो हर व्यक्ति जो भी जानता होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो हमेशा यही जवाब देगा कि 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएंगी। तो यहाँ पर हमने डैडर्स लगा दिया है। तो प्रत्येक व्यक्ति आपको यही जवाब देगा कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये है। ये किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए बदलेगा नहीं। मीन्स ये ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्लास में या किसी दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से पूछा जाए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं तो वो कोई दूसरा जवाब दे, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है? ये सूचीबद्ध एक संग्रह है। इस तरह के संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेट कहते हैं। अब इसको दर्शाने का एक तरीका है। प्रदर्शित करने का तरीका क्या है?
सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ये जो हमने लिखा है यहाँ पे समुच्चय ये रोस्टर रूप में है, तो इसको हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कि सबसे पहले रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा था प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और हमने उनको कॉमा कर करके अलग कर दिया था, और फिर उन्हें हमने क्या किया, इस मंझले कोष्टक के अंदर कर दिया। तो रोस्टर रूप में लिखने का यही तरीका होता है कि जो भी आपको सूचना दी गई है उसके जो भी अवयव हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। ये हैं इस समुच्चय के अवयव, जो कि इस मंझले कोष्टक जिसे हम कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं उसके अंदर ये कॉमा लगा लगा कर लिखे हुए हैं, इनको अवयव कहते हैं हम। अब एक और प्रदर्शित करने का तरीका होता है जिसे कहते हैं निर्माण विधि। इंग्लिश में सेट बिल्डर भी कहते हैं। तो कोई भी अगर समुच्चय बन रहा है तो उसको बनाने वाला फॉर्म कौन सा है, सेट बिल्डर। नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी निर्माण करने का जो विधि है वो यहाँ पे दी जाएगी, और फिर उसको हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका कैसे है कि हम मान लें कि जो भी हमें सूचना दे रखी है उसके लिए हमने एक चर राशि इस्तेमाल कर ली। कोई भी अक्षर आप ले सकते हैं, x, y, z, a, b, c कुछ भी ले लीजिए। तो ज़्यादातर हम लोग x मानते हैं तो हम x लिख लेते हैं। x लिखा, उसके बाद हमने ये कोलन का साइन लगाया, इसे कोलन कहते हैं। इंग्लिश में इसे पढ़ते हैं सच दैट। इसका मतलब होता है x जहाँ पर, ठीक। यहाँ पर हमने लिखा x जहाँ पर, x क्या है, तो जैसे हमने लिखा x जहाँ पर, और फिर हम x को डिफाइन करेंगे कि x क्या है। तो x क्या है, जैसे हमने यहाँ पर एक सेट लिख रखा था, इसको हम क्या कहेंगे, x। प्राकृतिक संख्या है। और अगर इसके आगे भी आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से परिभाषित करना चाहते हैं तो और भी परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये तो अनंत तक जा रही है। अगर आपको और थोड़ा इसे परिभाषित करना तो हम कह सकते हैं, जैसे हमने कहा कि प्राकृतिक संख्याएं तो लेनी है, लेकिन आप 1 से बड़ी लो और 5 से छोटी लो। तो फिर इसे कैसे लिख सकते हैं कि x को हमें लेना है 1 से बड़ा और छोटा लेना है किससे, 5 से, और फिर इसको मंझले कोष्टक के अंदर लिख देना है। तो इस तरह से हम ये निर्माण विधि के रूप में इसे लिख लेते हैं। और यहीं इसको निर्माण विधि से रोस्टर रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से शुरू होती है, मगर हमें 1 से बड़ी लेनी है तो हम 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। अब क्या 5 लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि 5 से उन्होंने कहा है छोटी है। तो हमने यहाँ पर मंझला कोष्टक बंद कर दिया और कॉमा लगा लगा कर अवयव को लिखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि समुच्चय में कभी भी आपको अवयव रिपीट नहीं करने। जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 लिख दिया, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 2 3 4 लिखने के बाद आप फिर से कोई एक बार 2 लिख दें या 3 लिख दें या 4 लिख दें। अवयव आपके रिपीट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई वर्ड दे दिया आपको, हमने कहा फॉलो, ये एक शब्द है, इसके अक्षरों का समुच्चय बनाओ। तो इसके अक्षरों का समुच्चय क्या होगा, पहले तो ये मंझले ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे इसे और इसके अक्षरों को लिखेंगे। तो F, O, L। अब क्या दोबारा L है तो L रिपीट करेंगे, नहीं। हमें अवयव को, अब ये कॉमा लगाकर हम लिख रहे हैं जिन अक्षरों को, ये क्या है, इस समुच्चय के लिए अवयव है। तो आपको इसको दोहराना नहीं है, बस एक बार L लिख दिया, उसके बाद फिर O है तो क्या दोबारा O लिखेंगे, हम एक बार लिख चुके हैं, अब नहीं रिपीट करना। फिर क्या है, अक्षर W है। अब एक और तरीका देख लीजिए कि अगर आपको कोई समुच्चय दे रखा है 1, फिर यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा हुआ है 2, 3, फिर 4, 5। तो अब आप ये बताइए कि ये जो अंदर है मंझले ब्रैकेट
के साथ ये लिखा हुआ है इस पूरे मंझले ब्रैकेट के अंदर, क्या ये अवयव है कि ये अपने आप में एक समुच्चय है? तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, ये एक अवयव हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि मंझले ब्रैकेट के अंदर जो कॉमा लगा लगा कर हमने लिख रखा है वो क्या है, वो एक अवयव है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एक अवयव है, ना कि ये एक समुच्चय है अपने आप में। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए ये जो समुच्चय हमने दे रखा है क्या ये समुच्चय कहलाएगा, तो हमें ध्यान रखना है कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज होना चाहिए। मीन्स वो किसी से भी पूछे तो वो उन्हीं सूचनाओं का हमें क्या दे, सेम अवयव के साथ संग्रह दे, उसे हम कहेंगे समुच्चय। और जो पर्सन टू पर्सन अलग हो जाए, जैसे अगर पूछा जाए कि सबसे मनपसंद भारतीय कवि कौन है, उनका समुच्चय दीजिए, तो किसी व्यक्ति के लिए उनके मनपसंद कवि कुछ और हो सकते हैं और दूसरे के लिए कुछ और हो सकते हैं। या क्रिकेटर पूछ ले, कुछ भी इस टाइप की चीज़ पूछें जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज होंगी, उन चीज़ों का जो सेट होता है, संग्रह होता है, वो समुच्चय नहीं कहलाता है। अब हम उप समुच्चय समझेंगे क्या होता है। तो मान लिया कि कोई समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, और दूसरा समुच्चय है बी जिसमें अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम ये कहेंगे कि ए जो है वो उप समुच्चय है। ये निशान इस तरह से लगाते हैं, यू होता है, उसको आपको ऐसे हमने बेंड कर दिया, तो ये इस तरह से निशान लगाते हैं। और ये उप समुच्चय है बी के लिए, ए उप समुच्चय है बी का, ऐसे बोलना है हमें। ये क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बी में हैं। मीन्स बी इसके बराबर भी हो सकता है। ए वाला जो समुच्चय है उसमें जितने भी अवयव हैं वो इसके सारे सेम टू सेम भी हो सकते हैं, मगर कभी इस समुच्चय से ज़्यादा अवयव, एक्स्ट्रा अवयव इसके पास नहीं होने चाहिए। हाँ, इसके पास एक्स्ट्रा होंगे तो चलेगा। तो हमें ऐसे समझ में आया कि ये समुच्चय जो है वो क्या होगा, इस वाले समुच्चय से बड़ा होगा। मीन्स इसके पास इसके सारे अवयव तो मौजूद हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ए क्या होगा, बी का उप समुच्चय कहलाएगा। माना इस समुच्चय में अवयव हैं 1, 2, 3 और एक बी समुच्चय हमने लिया जिसमें हमने लिया 1, 2, 4, 6। अब आपसे यहाँ पे अगर पूछा जाए कि क्या ए उप समुच्चय है बी का, तो यहाँ पर ये इसका उप समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समुच्चय में 3 है मगर इस समुच्चय में 3 नहीं था, इसके पास एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पर ये इसका उप समुच्चय नहीं होगा। ठीक, अब यहीं पर एक और चीज़ हम समझ लेते हैं कि बिलोंग्स टू क्या होता है या संबंधित क्या होता है। यहीं पर अगर हम समझें, हमने कहा अवयव 1 किससे संबंधित है, तो संबंधित का निशान आप ऐसे लगाते हैं। आपने ऐसे कर्व सी टाइप का बनाया और उसमें बीच में ऐसे लाइन खींच दी, तो ये क्या हो गया, ये संबंध का निशान बताता हमें कि ये अवयव 1 किस समुच्चय से संबंधित है। तो ये किस समुच्चय में है, ए में है। यहाँ पर ये 1 वाला बी में भी है। यहाँ जैसे अगर हम बताएं 3 को, तो 3 जो है वो संबंधित है किससे, ए समुच्चय से। इसी तरह से 4 किससे संबंधित है, बी समुच्चय से। और अगर संबंधित ना हो, जैसे हमने कह दिया क्या 7 है, 7 बी से संबंधित है, तो आप ये निशान बनाएंगे और इसको कैंसिल कर देंगे और कहेंगे कि ये क्या है, बी से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ और उसको हम समझेंगे कि कब क्या चीज़ संबंधित हो सकती है या कब कोई चीज़ किसी का उप समुच्चय कहला सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि उप समुच्चय क्या क्या होते हैं किसी भी समुच्चय के। उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो सकती है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 2 की घात n, और n क्या होगा, जहाँ पर n अवयवों की संख्या बताएगा हमें, अवयवों की संख्या। कोई समुच्चय ले लिया A
और मान लिए 2, 3, 4, 5, ये इसमें अवयव हैं। अब इनके समुच्चयों की उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो संख्या हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया यहाँ पर। उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे? 2 की घात n लगाएंगे, 2 और n क्या था? अवयवों की संख्या, 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 अवयव हैं तो यहाँ पर आपको 4 घात लगानी है। अब इस घात को अगर हम खोलेंगे तो घात खोलना हमें आता ही है, ये हमने पहले क्लासों में सीखा है कि 2 को हम 4 बार गुणे में लिखेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो यहाँ पर 16। इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी बनेगी? 16 बनेगी। अब इसे खोलेंगे कैसे? तो याद रखना है कि प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है। अब ये रिक्त समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें कोई अवयव ना हो, और इसको हम दिखाते हैं ऐसे फाई के निशान से। यहाँ पर आपको ऐसे करके कोष्टक के अंदर नहीं लिख देना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम समुच्चय कैसे लिखते हैं, इस मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मगर जब आप रिक्त समुच्चय दिखाएंगे तो इसको गलती से भी ब्रैकेट के अंदर मत दिखा दीजिएगा। मीन्स ऐसे करके अगर आपने इसको दिखाने की कोशिश की तो ये क्या है? अब ये कोई समुच्चय नहीं रहा, ये समुच्चय नहीं है। तो ये क्या कहला रहा है? मंझले ब्रैकेट के अंदर जैसे ही हम कुछ भी लिखेंगे तो वो अवयव हो जाता है। मीन्स अब यहाँ पर ये क्या है? अवयव है, ना कि ये समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय दिखाना है तो आपको क्या करना है? सिर्फ पाई लिख देना है, उसको ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं करना है। ये रिक्त समुच्चय। तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय फाई होता है सबका, और हर अवयव समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। जैसे कि अब हमें यहाँ पे लिखना है 16 टोटल होने चाहिए, तो सबसे पहले तो फाई होगा, क्योंकि फाई हर समुच्चय का एक उप समुच्चय है। फिर उसके बाद प्रत्येक अवयव अपने आप के उप समुच्चय होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है? समुच्चय के अंदर लिखना है, क्योंकि इसमें फाई में तो ब्रैकेट नहीं लगाना, मगर बाकी सारे अवयव में हमें ब्रैकेट लगाकर ही दिखाना है। एक अवयव ये हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5। अब हमने सबको अलग अलग अकेले अकेले लिख दिया। अब हम 2-2 अवयव लेकर लिखेंगे समुच्चय, 2, 3, फिर 2 से ही लेकर 4 बना लेंगे, 2, 4, 2, 5, 2 से बना लिए। अब 3 से बनाएंगे, 3, 4, 3, 5, 3 के साथ बना लिया। अब 4 के साथ बनाएंगे, 4, 5, ये हो गए। अब 3-3 करके बनाएंगे, 2, 3, 4, इन दोनों को लेकर बना लिया। फिर 2, 3, 5 भी बना लेते हैं। इसके साथ तीनों को बना लिया और इनके साथ इनको बना लिया। अब इन तीनों को भी बना लेते हैं साथ में, 3, 4, 5। काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 2 और रह गए हैं। तो यहाँ पर एक बार इन सभी को ले लेंगे, 2, 3, 4, 5। अभी 15 हुए हैं, एक और कौन सा रह गया है? तो हम चेक कर लेते हैं कि हमने इन दोनों को लिया, इनको लिया, फिर इनको लिया, फिर हमने 3, 5 भी लिया था, 4, 5 भी हमने ले लिया था, फिर 2, 3, 4 लिया था, 2, 3, 5 लिया था। अभी हमने 2, 4, 5 नहीं लिया था, तो एक उप समुच्चय आपका और रह गया था, 2, 4, 5। तो इस तरह से पूरे हमारे 16 उप समुच्चय हो गए जो हमने संख्या निकाली थी अपने फॉर्मूले से। तो अगर हमसे यहाँ पर अब पूछा जाए कि क्या ये 2 जो है वो उप समुच्चय है ए का, तो आप कहेंगे अभी तो 2 हमने बताया कि ये उप समुच्चय है ए का,
क्योंकि यही तो समुच्चय के लिए हम बता रहे थे सारे उप समुच्चयों की संख्या। मगर इसमें आप गौर करिए कि हमने इसको मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है। अब हमने सिर्फ यहाँ पर अवयव उठाया है। अगर मंझले ब्रैकेट के साथ उठाते हैं तो ये क्या होता है, ये एक समुच्चय बन जाता है। और ये निशान हमेशा ये बताता है कि कौन उप समुच्चय है। तो किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होने के लिए दूसरे वाले को भी समुच्चय होना पड़ता है। मगर यहाँ हमने समुच्चय नहीं उठाया, यहाँ हमने इस समुच्चय का एक अवयव उठा रखा है सिर्फ। तो ये क्या होगा, ये इसका उप समुच्चय नहीं होगा, ये गलत है। हाँ, अगर हम यही लिखें कि 2 संबंधित है समुच्चय ए से, तो अब ये बिल्कुल सही है कि 2 क्या कर रहा है, ये बिलोंग्स कर रहा है समुच्चय ए को। तो सीधी बात है, आपको ये समझना है कि ये उप समुच्चय वाला निशान जब भी हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। और जब बिलोंग्स का निशान बनाएंगे तो ब्रैकेट में नहीं होगा, सिर्फ सीधा जो अवयव है उसको लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक मैंने आपको उदाहरण दिया था। अब यहाँ मैंने आपको एक ये इस तरह का एक समुच्चय का उदाहरण दिया था। तो अगर हम यहाँ पर इस पूरे अवयव, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक अवयव है, इसको ऐसे लिख देते हैं और वो पूछते हैं आपसे, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, समुच्चय को ए नाम दे दिया। तो वो पूछें अगर कि क्या ये उप समुच्चय है ए का, ये कथन सत्य है, तो हम कहेंगे नहीं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये समुच्चय तो हुआ और ये इसका उप समुच्चय कहलाएगा। मगर ये भी तो देखिए कि ये पूरा मंझला ब्रैकेट था और मैंने बताया था कि इसके अंदर ये इस तरह से कॉमा करके लिखा हुआ है। अब ये समुच्चय नहीं रहा, बल्कि अब ये एक अवयव है। तो यहाँ पर ये कथन क्या है, गलत है, ये इसका उप समुच्चय नहीं है। हाँ, अगर यहीं पर हम इसको ये लिखें 2, 3 बिलोंग्स संबंधित करता है समुच्चय से, तो ये सही होगा। और एक और चीज़ भी लिख सकते हैं कि अगर हम 2 बार लिख दें ब्रैकेट, मीन्स हमने ये जो अंदर वाला ब्रैकेट के साथ ये अवयव था, ये अवयव कहला रहा था, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट अवयव कहला रहा था। इसके बाहर हम एक और मंझला ब्रैकेट लगा दें। अब अगर हम कहें कि क्या ये उप समुच्चय है ए का, तो ये बिल्कुल सही है और ये नहीं कह सकते थे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कट कर दिया कि ये इसका उप समुच्चय नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर ज़्यादातर कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिले कि इससे संबंधित है कि नहीं, इससे आपका जो समुच्चय को लेकर कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसके कुछ और चीज़ें भी हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि कोई परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। अपरिमित समुच्चय तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बता दिया किसी से कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखो, तो वो कभी इंड तो होता नहीं है, अनंत तक जाता है। तो ये क्या होता है, ये अपरिमित है, मतलब इसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये अपरिमित समुच्चय हो गया। वहीं परिमित समुच्चय क्या होगा, जैसे हमने कह दिया कि साल भर में जितने महीने होते हैं उनका समुच्चय, तो अब वो क्या है, वो तो फिक्स है, वो जनवरी से दिसंबर तक ये फिक्स है। तो ये समुच्चय क्या होगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक, ये परिमित और अपरिमित समुच्चय भी हो गए आपके। समान समुच्चय किसे कहते हैं, तो हमने कोई 2 समुच्चय ले लिए, ए बी सी डी, और दूसरा एक समुच्चय हमने ले लिया एम, जिसमें हमने लिखे हैं डी सी ए और बी। क्या ये समुच्चय समान है, तो समान समुच्चय देखने के लिए हमें बस ये देखना होता है कि जितने अवयव इसमें हैं सेम, वही सेम अवयव दूसरे वाले समुच्चय में हैं कि नहीं है। संख्या नहीं काउंट करनी है कि ये 4 अवयव हैं तो इसमें भी 4 अवयव हैं, एकदम समान अवयव हमें चाहिए होते हैं दोनों में। तो ये दोनों क्या हैं, ए बी समुच्चय समान है, मतलब बराबर हैं इसमें। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ ए है तो इसमें भी ए है, यहाँ बी है तो इसमें भी बी है, इसमें सी है यहाँ पे भी सी, और इसमें भी डी है। चारों अवयव क्या हैं, समान हैं इसमें, तो ये समुच्चय इसके बराबर है। वहीं असमान कौन होंगे, जिनमें कि कोई एक एक्स्ट्रा अगर इसमें समुच्चय में अवयव हो जाता, मान लेते कि यहाँ पर एक ई अवयव आ जाता, तब फिर ये दोनों समुच्चय क्या होते, समान नहीं होते।
तो समान समुच्चय की भी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? एक मान लिया कि किसी ने एक ए समुच्चय लिया, उसमें उन्होंने बोला है कि समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। तो इस समुच्चय के लिए अगर हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है तो वो हम क्या लिखेंगे, जिसे हम U से दिखाते हैं, क्योंकि U से यूनिवर्सल होता है, U से दिखाते हैं इसको। तो इसके लिए क्या होगा, समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय। क्योंकि त्रिभुज जब हमने बोल दिया है तो त्रिभुज में आपके विषमबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे, समबाहु भी आ जाएंगे, समद्विबाहु भी आ जाएंगे और समकोण त्रिभुज भी आ जाएंगे। तो सारे ही त्रिभुज आ जाएंगे इसमें। और यहाँ पर ए क्या दे रखा था, समबाहु, तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय एक हमने यहाँ पर लिख दिया है। या आप एक एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं कि ए समुच्चय दे रखा है, इसमें 1 2 अवयव हैं, और एक बी समुच्चय दे रखा है, इसमें 3 4 5 समुच्चय में अवयव हैं। तो इसके लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय हम क्या लिखेंगे, जो इन दोनों समुच्चयों में अवयव हैं वो सारे हमें लिख लेने हैं और हमें अवयव रिपीट नहीं करना है। मैंने पहले भी बताया अवयव रिपीट नहीं करेंगे। सपोज़ यहाँ पर अगर 2 भी होता तो दोबारा से यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि यहाँ पर अगर 2 भी है तो आपको अवयव रिपीट नहीं करना है। यहाँ पर इसका सार्वत्रिक समुच्चय 1 होगा, 2 3 4 5, ये इसका एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। अंतराल रूप क्या होता है? कोई समुच्चय अगर हमें दे रखा है कि x सच दैट, मतलब जहाँ x क्या करता है, संबंधित है r से। r क्या होता है, वास्तविक नंबर होते हैं। इन चिन्हों को हमें कैसे पहचानना है कि ये किस तरह के समुच्चय या अवयवों की बात कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और चिन्ह से ही हमें पहचानना है, क्योंकि ज़्यादातर आपको चिन्ह ही इसके दे रखे हैं। तो यहाँ पर r जो है रियल नंबर है, जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और मान लिया कि इसको ऐसे इन्होंने दे रखा है, तो इसे अंतराल रूप में कैसे लिखेंगे? ये तो निर्माण विधि के रूप में लिखा हुआ है, तो अंतराल रूप में आपको इसे कैसे लिखना है? यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन का साइन लगा है, बट यहाँ पे नीचे इक्वल नहीं लगा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब ये वाला साइन लगा है और यहाँ पर ग्रेटर या लेस कुछ भी हो सकता है, बट नीचे इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो आपको ये वाला जो अवयव लिखना है उसके लिए यहाँ पे आपको इस तरह का जो कर्व ब्रैकेट होता है वो यूज़ करना है, फिर कॉमा लगाना है और 6 लिख देना है। अब जब 6 लिखना है तो यहाँ पर लेस देन तो है, साथ में इक्वल का भी साइन है, बराबर का। तो आपको यहाँ पर ये जो हमारा आयताकार ब्रैकेट होता है वो लगाना है। इसी को कहते हैं अंतराल रूप में लिखना। इसी का आपको उल्टा दे सकता है। अगर ये दे देता तब हम ऐसे समझते, मान लेते कि अवयव क्या है, x है यहाँ पर, और x जहाँ पर संबंधित कर देंगे हम r से, क्योंकि r में वास्तविक संख्याओं में सभी तरह के नंबर आपके आ जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर r लिख देते हैं हमेशा। और फिर जैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पर कर्व है, तो इधर जब बीच में x लिखने के बाद ग्रेटर का साइन लगाएंगे और यहाँ पर सिर्फ -4 कर देंगे, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर कर्व ब्रैकेट है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, तो यहाँ पर क्या करें, बराबर का निशान भी लगाएंगे। समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है? तो हमने मान लिए कि यहाँ पर हमारे पास 2 समुच्चय हैं। एक समुच्चय में अवयव हैं 1 2 3 और दूसरे समुच्चय में है अवयव 2 3 5 6। और जब कहेंगे इनका सम्मिलन समुच्चय निकालिए, तो आपको लिखना है ए, और ये इसे इंग्लिश में यूनियन कहते हैं, इसको यू से दिखा रहे हैं सम्मिलन को, और बी, इन दोनों का हमें सम्मिलन समुच्चय बताना है। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों में जितने भी अवयव हैं वो सारे ले लेने, 1 2 2 इसमें भी हैं बट रिपीट नहीं करना है अवयव को, 3
3 दोनों में ही है, मगर हमें तो सारे लिखने हैं, चाहे इसमें वो वाले अवयव हों चाहे ना हो। तो यहाँ पर 1 नहीं था, फिर भी हमने 1 लिखा है। 5 और 6, तो ये इसका A यूनियन B है, जिसे हम कहते हैं A और B समुच्चय का सम्मिलन समुच्चय। एक होता है आपका सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो इन्हीं समुच्चयों को ले लेते हैं और इसको हम दर्शाते कैसे हैं, ये उल्टा हमें U बनाना है सर्वनिष्ठ के लिए। इसका मतलब होता है जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो इन दोनों के बीच में कौन से अवयव कॉमन है वो इस समुच्चय में हमें लिखने हैं। तो 1 तो नहीं है इनके पास, कॉमन नहीं हो रहा है। 2 कॉमन हो रहा है, 2 लिखेंगे। 3 दोनों के पास है, 3 लिखेंगे। अब और कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो ये सर्वनिष्ठ समुच्चय है A और B के लिए। और जो क्या होता है, कॉमन अवयव को आपको समुच्चय में लिखना होता है। तो यहाँ हमने समुच्चय चैप्टर के लिए जितना भी ज़रूरी पॉइंट था वो सब अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर 1-2 पॉइंट जो रह गए होंगे, जैसे कि पूरक समुच्चय हो गया, वेन आरेख कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, वो सब जब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जाएगा, वहाँ पर हम उसको अच्छे से समझ लेंगे। बाकी हम जितना भी बेसिक समझ सकते थे वो हमने यहाँ पर समुच्चय के लिए सीख लिया है। और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पर भी यही समुच्चय सेट नाम से एक चैप्टर होगा और वो थोड़ा हाई लेवल पे होगा। तो अगर आपने इस बेस को यहाँ पर नहीं समझा तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए हों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो क्लास 11th में हैं उनके साथ हमारे चैनल और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।